Hello students, today we are doing the chapter current electricity, Wheatstone bridge derivation हम लोग आज कर रहे हैं. So let's start our this derivation. सबसे पहले तो हमारे पास क्या आता है कि इसमें बेसिकली हमें क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि एक हमारे पास ऐसा हम लोगों ने एक कनेक्ट करा है मतलब रेजिस्टर्स को, ठीक है. और ये क्या है, हमारे पास एक सेल है, ठीक है. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गैल्वानोमीटर कनेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है. तो ये इसको हम नाम दे देते हैं PQRS, ठीक है. और हमें इससे आइडिया क्या मिलता है, इधर जो करंट रहता है गैल्वानोमीटर पे वो क्या रहता है, 0, ठीक है. और इधर जो रेशियो होता है हमारे पास वो होता है P/Q इज़ इक्वल टू R/S. इधर से ये कंक्लूजन मिलता है हमें, ठीक है. तो इससे हम डेरिवेशन अगर स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है. तो कौन सा प्रिंसिपल पर वर्क करता है व्हीटस्टोन ब्रिज. सो ये प्रिंसिपल क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन, जिस पे वर्क करता है ये, ठीक है. तो इट वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन, दैट इज़ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, द रेशियो जो होता है रेजिस्टेंस का, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है. जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है इज़ इक्वल, ठीक है. जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं वो इक्वल रहते हैं, ठीक है. एंड क्या होता है कि हमारे पास एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है. फ्लोज थ्रू द सर्किट, राइट. मतलब सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है. और मतलब अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें, ठीक है, ब्रिज की, तो क्या होता है, एक अनबैलेंस कंडीशन में होता है नॉर्मली, ठीक है. वेयर करंट जो होता है वो फ्लो करता है पूरे में, ठीक है. नॉर्मली वो फ्लो करता है पूरे में, ठीक है. पर जब हम उसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, तब वो नहीं करता, मतलब करंट फ्लो नहीं करता है. वरना अगर हम अनबैलेंस कंडीशन में देखेंगे तो मैनोमीटर से करंट फ्लो करेगा, ठीक है. लेकिन द ब्रिज जो है, फिर हम क्या लिखेंगे, द ब्रिज इज said to be balanced when no current flows through galvanometer, ठीक है. और गैल्वानोमीटर हमने क्या देखा, ये इसको हम बोलते हैं गैल्वानोमीटर, ठीक है. तो अगर हमें इसका डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम, तो दैट वुड बी, जो हमने अभी बनाया था वैसे ही वही बनाएंगे, ठीक है. तो इसको अगर हम नेमिंग करें तो नेमिंग वुड बी लाइक, ठीक है. तो अगर नेमिंग करेंगे तो दैट इज़ EMF, ठीक है. ये क्या है, EMF. और हाँ, जिसको हम बोलेंगे E. एंड हमें ये पता है ये दिस इज़ P, इसको हम लोगों ने दे दिया जैसे Q एंड RS, ठीक है, ठीक है. तो PQ एंड इधर हम लोग लिख देते हैं RS, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या होता है, इधर हम लोग गैल्वानोमीटर एक कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हम G नाम दे देते हैं, ठीक है. तब इससे क्या होएगा, बाय एंटरिंग इन गैल्वानोमीटर जो करंट होएगा, अब इधर हम लोग अनबैलेंस कंडीशन में ले रहे हैं गैल्वानोमीटर को, तो इसके अंदर हम लोग क्या करवा देंगे, करंट पास करवा देंगे, ठीक है. तो करंट पास करवाएंगे तो मतलब हम लोग मान लेते हैं I1 इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो इधर जो है वो I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है. इधर I3 फ्लो कर रहा है एंड इधर हम लोग मान लेते हैं I4 फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि मतलब बाय एंटरिंग इन गैल्वानोमीटर जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा I1 एंड I2 में, ठीक है. जब वो गैल्वानोमीटर से एंटर करेगा ना करंट, तो वो I1 एंड I2 में डिवाइड हो जाएगा, राइट. तो I1 एंड I2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. एंड व्हेन करंट जो होगा वो गैल्वानोमीटर पे 0 हो जाएगा, ठीक है. तो उस कंडीशन पे जब वो 0 हो रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, व्हेन करंट थ्रू
गैल्वेनोमीटर इज 0, ठीक है। इधर क्या लिख देंगे हम, इधर लिख देते हैं हम लोग बाय एंटरिंग, तो बाय एंटरिंग इन गैल्वेनोमीटर करंट डिवाइड्स इन I1 एंड I2, ठीक है। फिर हम लिखेंगे व्हेन जो करंट होता है थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा, I1 जो है I1P इज इक्वल टू I2R हो जाएगा। इसको हम पहली इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। फिर क्या होएगा कि I1 जो है वो इक्वल टू I3 की हो जाएगा, ठीक है। I3 के इक्वल होएगा, इज इक्वल टू E अपॉन में P प्लस Q हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, मतलब हम लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हैं ना, V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसको यूज़ करके I क्या आ जाएगा, I V बाय R आ जाएगा, तो वही तो हम इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद क्या होएगा, I2 भी ऐसे ही लिख देंगे, I2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, I4 के इज इक्वल टू E अपॉन में R प्लस S, ठीक है, ओके। तो अभी क्या आएगा कि इसको अब करते हैं, तो हमने I1 और ये देख लिया। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, अब इसके बाद देखते हैं, तब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे I1 एंड I2 को इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 हमने क्या मानी थी, ये मानी थी ना इक्वेशन 1, तो इसमें I1 एंड I2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1 में, ठीक है, तब क्या होएगा, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आएगा, पी ई अपॉन में P प्लस Q, तो पी ई अपॉन में सॉरी इज इक्वल टू आ जाएगा आर ई अपॉन में R प्लस S, ठीक है। सो दैट कैन बी रिटन एज P अपॉन में P प्लस Q इज इक्वल टू R अपॉन में R प्लस S, राइट, क्योंकि ई से ई कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होएगा, हम लोग लिखेंगे P R प्लस S इधर आ जाएगा इज इक्वल टू R P प्लस Q, ठीक है। हम क्या कर देंगे फिर, P R प्लस में P S इज इक्वल टू R P प्लस में R Q आ जाएगा, ठीक है। तो P S इज इक्वल टू R Q विच इज़ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर इधर से हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब अगर हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, सो R वुड बी P अपॉन में Q इंटू में S आ जाएगा, है ना। R की वैल्यू क्या आएगी, इधर से P इधर आएगा, P अपॉन में Q इस इंटू में S आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये वीडियो सही लगी, एंड इफ़ यू गॉट दिस डेरिवेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।